नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आज आपने प्रोग्राम पे मौका दिया। आई थिंक जो टॉपिक भी आपने चूज किया तो काफ़ी अच्छा है, समसामयिक है इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप में जो इस वक्त चल रही है लड़ाई। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर अमेरिकी जुड़ा होगा। क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश ट्रंप सरकार कर रही है मोदी सरकार पर, जब वो फलीभूत नहीं हो रहा है, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो जी नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब जी। खबर ये है कि जो भारत से दवाइयां जाती हैं अमेरिका में, उन पर 200% टैरिफ लगाने की तैयारी में है ट्रंप। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका क्या नुकसान होगा अमेरिकियों को? जी बिल्कुल। आई अभी अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि मैं 150 से 200% टैरिफ ड्रग्स पे लगाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो अभी भी इंडिया पे 50% टैरिफ ट्रंप महोदय ने अनाउंस किए हैं, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन उसमें भी जो दवाइयां हैं वो एग्जम्प्ट थी अभी तक। तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट अभी जो ट्रंप टैरिफ का जो ये मसौदा है उस पर अभी भी दवाइयों पे छूट है, विच इज गुड साइन। भारत इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी बोला जाता है। ये भारतीयों के लिए अपने लिए बड़ी खुशी की बात है। यूएसए में जो जेनेरिक दवाइयां आती हैं उसमें 50% दवाइयां इंडिया से आती हैं जेनेरिक। और अगर 90% यूएसए में जितनी भी दवाइयां आती हैं, जेनेरिक दवाइयां आती हैं, 90% वो इंडिया और चाइना से मिलके आती हैं। और काफी दवाइयां यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से भी आती हैं। अच्छा, जेनेरिक दवाइयां सस्ती पड़ती हैं, तो इसलिए जो यूएसए में लगभग जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, या जो ऑनलाइन जो यहाँ से मतलब जो ये शिप की जाती हैं लोगों को, उसमें भी काफी जो तादाद है वो जेनेरिक ड्रग्स की होती है। अब जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि जो एपीआई बोलते हैं उसको फार्मा लैंग्वेज में बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई। जैसे बेनाड्रिल है तो बेनाड्रिल एक ब्रांड नेम है, जो दवाई अपन पीते हैं बेनाड्रिल खांसी जुकाम में, बट उसका जो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको एपीआई बोला जाता है वो है डाइफेनहाइड्रामेन, या टाइलिनॉल बोलिए, पैरासिटामोल के नाम से बिकता है इंडिया में। टाइलिनॉल को बोलेंगे तो एसिटामाइनोफेन एपीआई है। तो ये सब इंडिया से बन के जाते हैं और नेचुरली वहां पे उसको टाइलिनॉल के नाम से बेचते हैं या बेनाड्रिल के नाम से बेचते हैं, बट एपीआई यहां से इंडिया से जाता है। तो आप ये देखिए कि 2024 में भी इंडिया ने लगभग $13 बिलियन का आयात यूएसए ने किया, यानी कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है और यही वजह है कि यूएसए में दवाइयां सस्ती हैं। ये वाली दवाइयां, वैसे तो दवाइयां ये बहुत महंगी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये देखिए, ये अगर आपके दर्शक देख पाए तो ये मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स है। ये नाम पता नहीं कितना पढ़ा जा रहा है, बट मोक्सीफ्लोक्सासिन, ठीक है। अब ये ल्यूपिन ड्रग कंपनी है। वैसे ल्यूपिन इज इंडिया बेस्ड, लेकिन वो यूएसए में भी उन्होंने अपने ऑपरेशंस खोले हुए हैं। तो मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स इंडिया में लगभग 100 रुपए की आ जाती है दवाई, लगभग 100 से 120 150 डिपेंडिंग अपॉन किस कंपनी के नाम से बिक रही है। लेकिन यही मोक्सीफ्लोक्सासिन इन्होंने ल्यूपिन ने इंडिया में बनाई और यूएसए में आके इसको बेचते हैं। अब इंडिया में यूएसए में नेचुरली दवाइयां सीधी नहीं लेता इंसान, क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस हुई तो उसको कोपे देनी पड़ेगी, कोपे। अब कोपे में लगभग आइए $35 से $40, या डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इंश्योरेंस कैसी है, हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी के, क्या आपके उसकी मतलब शर्तें हैं, उसके बेसिस पे लगभग तब भी $35 से $100 तक इसके देने पड़ सकते हैं। अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और क्योंकि मोक्सीफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है तो नेचुरली ये ओटीसी प्रोडक्ट है, ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है कि आप जाके मांगे और वो आपको केमिस्ट दे देगा। इंडिया में तो दे देते हैं कि आप एंटीबायोटिक मांगे और वो केमिस्ट आपको उठा देगा, डिस्पेंस कर देगा विदाउट इवन बॉदरिंग अबाउट प्रिस्क्रिप्शन। बट यूएसए में आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स ले नहीं सकते जाके फार्मेसी की दुकान से। इंडिया में केमिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे फार्मेसी बोलते हैं, बात एक ही है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मार्जिन तब भी ये ड्रग कंपनियां कमा पाती हैं, बस उसके बावजूद भी कि दवाइयां इंडिया से बन के आती हैं।
तो अगर ट्रंप 200% टैरिफ लगा देंगे तो इसका सीधा सीधा नुकसान यूएसए के कंज्यूमर्स को होगा, क्योंकि जो दवाइयां अभी भी वो सस्ती ले पाते हैं इंडिया से बनी हुई दवाइयां, अब 200% टैरिफ लगाने के बाद तो हालात बिगड़ जाएंगे। और उसका सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? जो अमेरिका में जो गरीब इंसान है, जो वृद्ध व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, क्योंकि इनको दवाइयों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसकी सीधी मार पड़ेगी इन लोगों में। तो ट्रेडिशनली स्पीकिंग दवाइयों पे कभी भी दवाइयां जो आयात होती हैं उस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती यूएसए में भी। लेकिन ट्रंप की जो इसके पीछे कहानी है कि वो क्यों इसके पीछे पड़े हैं, वो ये है कि वो उन्होंने फार्मा कंपनियों को चिट्ठियां लिखी कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएसए में लेके आइए। देखिए पिछले 2-3 डेकेड्स में क्या हुआ, 2-3 दशकों में, कि जो मेजर फार्मा कंपनी है उन्होंने भी, जैसे एप्पल ने अपना आईफोन चाइना में बनवाना शुरू किया, अब इंडिया से बनवाने लग गया, तो फार्मा कंपनियों ने भी सोचा कि जो दवाई अगर हम इंडिया से चाइना से बनवा लेंगे तो उसको अच्छा मुनाफा कमा के बेच सकते हैं। उसी आशय से मेजर फार्मा इंडस्ट्रीज जो यूएसए की है वो भी पिछले 2-3 दशकों में उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपना जो काफी बिजनेस यूएसए से बाहर ले गए। तो ये यानी कि पूरी दुनिया में एक बड़ा चेन सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका है जिसमें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं कंट्रीज। चाइना, इंडिया, यूरोपियन कंट्री से काफी बड़ी तादाद में दवाइयां जाती हैं और उसकी वजह से वो वहां पे मुनाफा कमाती है। अब ट्रंप महोदय ने ये कहा कि ये सारी मैन्युफैक्चरिंग वापस लेके आओ, मैं आपको 1.5 साल देता हूँ, 1.5 साल देता हूँ, तब तक आप ले आइए, नहीं तो मैं आपको 200% टैरिफ लगा दूंगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अभी 200% टैरिफ का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी अनाउंसमेंट होगा फार्मा कंपनियों को 1.5-2 साल का टाइम दिया जाएगा। आप चूंकि खुद शिकागो में प्रैक्टिस करते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज के डॉक्टर हैं, तो उनके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बहुत जरूरी होती हैं, अगर वो मेडिसिन भी महंगी हो जाती हैं इस 200% टैरिफ के चलते, तब तो लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। तो आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं अपने मरीजों के लिए, उनमें से भी ज्यादातर भारत से आती होंगी? बिल्कुल, क्योंकि 50% जेनेरिक, देखिए 90% दवाइयां यूएसए में जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस बोलते हैं जिनको, जो आप जाके ओटीसी प्रोडक्ट नहीं, ओवर द काउंटर नहीं है वो, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तभी वो केमिस्ट या फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस करेगा। 90% ऐसी जेनेरिक दवाइयां यूएसए में बाहर से आती हैं, जिसमें 50% इंडिया सप्लाई करता है। इंडिया को जेनेरिक ड्रग्स की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, इतना बड़ी तादाद में। ऑफ कोर्स चाइना भी है उसमें। तो जब ये दवाइयां, इसके वैसे तो दवाइयां इन जनरल यूएसए में काफी महंगी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मोक्सीफ्लोक्सासिन या आई ड्रॉप्स है, एंड दिस इज प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन क्योंकि एंटीबायोटिक है। तो ये दवाइयां इंडिया में लगभग 100 रुपए की मिलेगी, 100 से 150 रुपए की। वही आई ड्रॉप्स यूएसए में 35 से $150 तक की मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन। तो दवाइयां यहाँ पहले से ही महंगी है। उसके बाद अगर टैरिफ लगा दिया जाता है तो आप ये सोचिए कि इतनी महंगी हो जाएंगी दवाइयां कि जिसकी आप मतलब आप समझ सकते हैं कितना उसकी जो चोट है उसकी मार सबसे ज्यादा गरीब आदमी को पड़ेगी, प्लस सीनियर सिटीजन को पड़ेगी। और जैसे पहले से ही 50% टैरिफ भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाया हुआ है, और आप तो शिकागो में खुद प्रैक्टिस करते हैं, खुद डॉक्टर हैं, तो आपने देखा कि क्या बदलाव हो रहा है? फिलहाल जो चीजें खरीदी जाती हैं भारत से आने वाली, आम अमेरिकी खरीद रहा है, उसमें तो इन्फ्लेशन आ गया होगा ना अब तक? इन्फ्लेशन तो यहाँ पे अब यूएसए में दिखता है, स्पष्ट दिखता है। खाने पीने के लिए आप सामान लें, आप किसी फूड आउटलेट पे खाना खाने जाते हैं तो आपको स्पष्ट यहाँ पे जो चीज पहले $7-8 की मिल जाती थी वो अब $14-15 की मिलती है। तो डबल, लगभग 70 to 100% यहाँ पे कीमतें बढ़ चुकी हैं, एंड वो दिखता है यहाँ पे। अब मेडिकल सेक्टर में अगर फार्मा इंडस्ट्री में भी जिस प्रकार की अगर चोट पहुंचेगी लोगों को तो उसका दुष्परिणाम तो निकलेगा। लेकिन ट्रंप इस जिद में है कि यूएसए की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो वापस यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग लेके आए। 1.5 साल का समय दे भी दिया तो वो क्या करेंगी, वो 1.5 साल वो स्टॉक पाइलिंग करेंगी। वो क्या है कि बाहर से मंगवा के वो 1.5-2 साल का स्टॉक जमा कर लेंगी ताकि कंज्यूमर्स पे उसका बोझ मत पड़े। और उनकी भी शायद यही उम्मीद है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री को अगर ये चाहते भी हैं कि यूएसए में वापस आए तो फार्मा इंडस्ट्री सेटअप करना यूएसए में काफी महंगा काम है।
एंड कुछ कंपनियों ने, जैसे स्विट्जरलैंड की रोश कंपनी है ROCHE, उन्होंने, बाकी कुछ कंपनियों ने अनाउंसमेंट की है कि ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years वो $50 बिलियन या $55 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे यूएसए में वापस। बट आप ये देखिए ना कि ये चीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अगले 10-15 सालों में जाके इस्टेब्लिश होगा। एक कंपनी डिसीजन लेती है, उसके बाद अपने यूएसए के बाहर के देशों में अपनी प्रोडक्शन को रोकेगी, वहां से प्लांट्स को मतलब चीजें उठाने में, उखाड़ने के बाद वापस आने में इट टेक्स टाइम। तब तक इनकी प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी ट्रंप की। और जो ट्रंप की सारी पॉलिसीज हैं, देखा जाएगा आप उनको बॉर्डर लेवल पे भी देखें, यूएसए फ्री मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट मार्केट बोलते हैं जिसको। यहां पे तो सीधा सा प्रिंसिपल है कि दुनिया में कहीं से भी चीज आए, सस्ती, अच्छी और क्वालिटी की होनी चाहिए। जो चीज जहां से अच्छी आएगी वो मार्केट में रिप्लेस करेगी। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का प्रिंसिपल यही कि ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म नहीं होना चाहिए। तो अब 200-250 सालों का इतिहास ही यूएसए का यही कहता है। अब इसमें ट्रंप जो ये किए बैठे हैं, इस वक्त जंग छेड़े बैठे हैं पूरी दुनिया में, उसके पीछे लॉजिक नहीं है, उसके पीछे लगता नहीं। और भारत के खिलाफ तो जिस प्रकार की बयानबाजी लगातार दी जा रही है, उनके जो आर्थिक सलाहकार नवारो हैं, फिर बेसेंट जो इनके वित्त मंत्री हैं, जिसको ट्रेजरी सेक्रेटरी बोला जाता है, वित्त मंत्री या खजाना मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बोला जाता है, बेसेंट, स्कॉट बेसेंट, इन्होंने बड़े दुर्भाग्यशाली और दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए। बल्कि अभी देखिए, कल उसको धर्म से भी जोड़ा उन्होंने कहा कि रशिया में जो ये तेल बेचा जाए उसको इंडियन ब्राह्मीण लोग उसका फायदा उठाएंगे। तो ये जानबूझ के जिस प्रकार से एक माहौल बनाया गया इंडिया के खिलाफ एंड जानबूझ के बयानबाजी की जा रही है, ये जस्ट अनफॉर्चुनेट। और अगर भारत में ये कंपनियां अपना कारोबार समेट लेते हैं, या भारत में जो इन्होंने फैक्ट्रीज लगा रखी है अमेरिकन कंपनियों ने, अगर वो यहाँ से हटना भी चाहें और अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियां लगाना भी चाहें, तो आप बता रहे हैं कि बड़ा टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है, लेबर कितना महंगा है भाई। चीन और भारत में क्यों कंपनियां आना चाहती हैं? एप्पल भी क्यों यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत सस्ता है। अमेरिका के कानूनों के हिसाब से वहां तो बहुत महंगा सौदा पड़ेगा इन सब कंपनियों के लिए। तो ट्रंप को ये सब नहीं नजर आ रहा? ट्रंप को ये सब समझ आता है। और जैसा कि देखिए ना, अब यहाँ पे आप शर्ट्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, बांग्लादेश से कपड़े बन के आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, चाइना, मलेशिया से, कई चीजें इथियोपिया से आती हैं, कोई इजिप्ट से आती है, कहीं लैटिन अमेरिकन कंट्री से आती है। यूएसए का जो पूरा इतिहास है वो इमिग्रेंट नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स बोला जाता है। एंड गाड़ियां देख, आप कार्स की बात करें, जैपनीज कार, कोरियन कार, ये बड़ी बड़ी पॉपुलर है। इन एडिशन टू यहाँ पे जो GM मोटर्स, फोर्ड मोटर्स की जो कारें हैं, उसके अलावा तो यानी कि यहाँ तो सीधा सा प्रिंसिपल है कि जो चीज जहां से अच्छी आती है उसको आने दिया जाए। क्वालिटी अल्टीमेटली डिसाइड करेगी प्राइस क्या होगा। एंड उसी पे ये पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है यहाँ की, फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो ट्रंप ने जो जिद पकड़ी हुई है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब वापस बनाना चाहते हैं यूएसए को। यूएसए की जो असली ताकत है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, IT, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो यहाँ बनती है, गूगल से लेके फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन, एंड उसके अलावा जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जेट एयरप्लेन से लेके वार के जो ये विमान बनते हैं, ये इसकी ताकत है। यहाँ पे सिलाई मशीनें बनाना, सुई धागे बनाना, कप बनाना, शर्ट्स, ये सब जमाना वो जा चुका है। यहाँ पे जो वर्क लेबर है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, वो सिर्फ 8% है। यहाँ के लोगों को वो काम करने आते भी नहीं है कि वो सुइयां बनाएंगे, धागे बनाएंगे या सिलाई मशीन का काम करेंगे। तो 8% वर्क फोर्स है। ना तो यहाँ पे इस किस्म का माहौल है, ना इस किस्म का यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। तो ट्रंप अगर चाहें भी तो यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनाएंगे? वो तो चाइना और इंडिया और बाकी देशों में बना हुआ है। तो आई थिंक ये सब जो भी सिस्टम है उसके खिलाफ ये जो जंग छिड़ के बैठे हैं, इन्होंने पूरे सिस्टम में क्यास और ये एक कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। अमेरिकन अर्थशास्त्रियों से आप बात कीजिए, इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए, सबकी समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या है और इससे क्या निकल के आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि इन्होंने ये भी बोला है, ट्रंप ने ये बोला कि मैं दवाइयां सस्ती करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल पिच इनकी है कि अमेरिकन सिटीजन्स को उन्होंने भरोसा दिलवाया कि मैं यहाँ पे दवाइयां सस्ती करूंगा। अब जो इनकी पॉलिसीज है वो दवाइयां सस्ती होने की बजाय महंगी होने वाली है। तो ये विरोधाभास है यहाँ पे।
आम अमेरिकी कैसे सोचता है? आप तो बहुत से लोगों से मिलते रहते होंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप की भारत के साथ जो टैरिफ जंग है उसको लेकर किस तरह से रिएक्ट करते हैं? देखिए यहाँ पे टिपिकली जैसे मैंने कहा कि अगर अपन भारतीय मूल के लोगों की बात करें तो सब लोग इस बात से आहत महसूस करते हैं, दुखी भी हैं कि किस प्रकार से पिछले 25 सालों में भारत अमेरिका के बीच में एक रिश्ता बने, सुधरा, जो मित्रता का, दोस्ती का। बिल क्लिंटन मार्च 2000 में आए थे इंडिया, तब से यूएसए ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स किया। उन्होंने कहा नहीं, भारत के साथ आत्मीयता और दोस्ती बढ़ानी चाहिए, और पिछले 25 सालों में लगातार उस पर अच्छा काम हुआ। चाहे प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी के रहे हों, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के। बुश रिपब्लिकन थे, ओबामा वाज ए डेमोक्रेट, बाइडेन वाज ए डेमोक्रेट। इससे पहले ट्रंप रिपब्लिकन थे, रिपब्लिकन अभी भी हैं, मतलब पिछली टर्म में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, अब भी वो रिपब्लिकन पार्टी से। तो ये सब जो इन्होंने किया है, लेकिन यदि आप आम अमेरिकन की बात करें तो नैरेटिव यही आता है कि वो सिद्धांतों के खिलाफ है जो इनकी नीतियां, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जो चीज अच्छी है वो कहीं से भी आए। यहाँ पे लोगों को देश और स्वदेश का ज्यादा चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब किस्म की चीजें, यहाँ पे सब किस्म के लोग हैं, यहाँ पे पूरी दुनिया से, प्लस उसके अलावा सब चीज सब जगह से आती है। वो ठीक है कि सुपरमेसिस्ट और इस किस्म की बातें चलती हैं, व्हाइट सुपरमेसी, बट लार्जली स्पीकिंग लोग यहाँ पे एक ब्रॉड माइंडेड थॉट रखते हैं कि कि जो चीज जहां से अच्छी आती है वो आए। तो इट्स अगेंस्ट एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो चुनावी कैंपेन रहा डोनाल्ड ट्रंप का, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं? जो वादे उन्होंने अमेरिका की जनता से किए थे उससे बिल्कुल उलट जा रहे हैं, सिर्फ अपनी ईगो के लिए? इन्होंने कहा था कि MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कहिए, MAGA कहिए। अब जो इनके जो एक्शंस हैं वो आम अमेरिकन को तो प्रभावित करेंगे, गलत मायने, मतलब ये नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। और बाकी जो इनके दिमाग में है कि मैं यहाँ पे यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग वापस ला के अमेरिका को ग्रेट बना दूंगा, उसके विपरीत ये देखिए ना कि अब एजुकेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स पूरे दुनिया से आते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। तो इन इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ा एजुकेशन यहाँ पे इंडस्ट्री है, जिसमें बाहर के लोग आके यहाँ पे पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। अब उसमें इन्होंने जिस ढंग की उल्टी सीधी कंडीशंस लगा दी हैं, स्टूडेंट वीजा पे इन्होंने शर्तें लगा दी, जीवन वीजा पे जो विस्टा एक्सचेंज प्रोग्राम है उस पे शर्तें लगा दी, H1 पे उन्होंने तंग किया हुआ लोगों को। उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगेन इंडिया होता है, क्योंकि इंडिया और चाइना से बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री को इन्होंने हर्ट किया हुआ है। बाकी जो इंडस्ट्रीज है उसमें उनको भी इन्होंने हर्ट किया है। तो देखा जाए तो ये MAGA के मुकाबले ये उल्टा ही इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एंड रिपब्लिकन पार्टी के जो इनके खास समर्थक है वो तो भले ही इनकी अभी भी इनके गुण गाएंगे, बट जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डेमोक्रेट्स है, वो भी इफेक्टिवली मोबिलाइज नहीं कर पा रहे, नैरेटिव को बिल्डअप नहीं कर पा रहे। इसलिए यहाँ पे एंटी ट्रंप आपको माहौल तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये बात तय है कि यदि अपोजिशन स्ट्रांगली अपने नैरेटिव को ठीक ढंग से बिल्डअप करे तो दे कैन एक्सपोज, बट ऐसा हो नहीं रहा। अगर रिपब्लिकन पार्टी की बात करें, उस पार्टी में निक्की हेली भी अगेंस्ट बोल रही हैं, JD वांस का स्टेटमेंट हमने सुना। तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कुछ ऐसी खलबली है कि वही लोग रिप्लेस कर दें डोनाल्ड ट्रंप को? और मेडिकल हेल्थ को लेकर बड़ी सारी बातें उनकी सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि मेडिकल ग्राउंड्स पर जैसा माहौल इन्होंने बाइडेन के खिलाफ बनाया था रिपब्लिकन्स ने, उसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी भुगतना पड़ सकता है? और ऐसे में रिपब्लिकन खुद ही तय कर ले कि इनकी जगह वांस को बना दिया जाए, ऐसा कुछ दिखता है? नहीं, मुझे इसकी संभावना भी लगती नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो चुना जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, उसको सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस में सिर्फ इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। तो यदि कुछ लोग खिलाफ हो भी जाए इनके, निक्की हेली हो ये सब, तो वो सीधा इम्पैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, सेनेटर्स खिलाफ हो जाए, तो रिपब्लिकन सेनेटर्स अगर खिलाफ हो जाए तब इम्पीचमेंट हो सकती है और डेमोक्रेट भी उनको ज्वाइन करेंगे। जो निक्की हेली हो ये सब जो इस वक्त बोल रहे हैं वो सेनेटर्स नहीं है यूएस कांग्रेस में, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी नहीं आते। तो वो माहौल बनना यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे।
जी। सवाल तो ये है कि अगर भारत से बड़े हुए टैरिफ के चलते वहां की कंपनियां दवाइयां मंगवाना बंद कर देती हैं, तो फिर ऑप्शन क्या होगा सर डोनाल्ड ट्रंप के सामने? कहां से दवाइयां आएंगी? भारत की कमी को वो कैसे पूरा करेंगे? हाँ, सही बात है, इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स बनाने का, देखिए इसमें एक बात ये भी है कि जो जेनेरिक ड्रग्स के जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, तभी तो बल्क में बनाई जाती हैं, क्योंकि मुनाफा थोड़ा सा होता है। जो जब ब्रांड नेम बनाया जाता है तो मुनाफा कमाया जाता है, जेनेरिक ड्रग्स तो थोड़े सा उसमें होता है, तभी इंडिया में भी सस्ती है जेनेरिक ड्रग्स, यहाँ भी ब्रांड नेम्स के मुकाबले सस्ती हैं। तो उसमें यदि बंद कर दिया जाए तो इसका सीधा नुकसान इंडिया में जो जेनेरिक ड्रग्स की कंपनियां उनको सीधा नुकसान होगा। प्लस यहाँ भी कोई इमीडिएट सोल्यूशन इसका नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्लांट्स को लाना, फिर उस पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना, ये सब बहुत महंगा सौदा है एंड सालों साल लगते हैं इस काम में। तो चलिए देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये खबर उड़ा दी है कि वो 200% टैरिफ लगाएंगे फार्मेसी पर, खासतौर पर भारत से आने वाली दवाइयों पर, तो उसके बारे में फॉर्मल डिसीजन या अनाउंसमेंट कब करते हैं? और जब भी ये अनाउंसमेंट किया जाएगा जैसे आप बता रहे हैं, तो आम जनता को सबसे ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो वक्त हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो। आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुनीश। नमस्कार। जय हिंद। जय।